66 अंश दक्षिणी। इस अक्षांश को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। शीत और उष्ण यानी यह एक ऐसा कटिबंध होता है जहां सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी पड़ती है। ठीक, तो ये सर्दी और गर्मी का मौसम जो है इसमें क्रमशः आता है। देखिए, जब सूर्य उत्तरायण होता है, चूंकि यह कटिबंध हमारा उष्ण है, इसमें हमेशा गर्मी पड़ती है, लेकिन 23.5 से 66.5 के बीच गर्मी और सर्दी का मौसम सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति में होता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी जब कर्क रेखा पर 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, उस समय हमारे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें पर्याप्त पड़ती हैं, जिसके क्या होता है, इन क्षेत्रों में गर्मी पड़ने लगती है। तो उस समय इस क्षेत्र में गर्मी होती है। लेकिन उसी समय 23.5 से 66.5 बीच जो का ये क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होती है, सर्दी होती है। फिर जब सूर्य दक्षिणायन चला आता है तो 23.5 से 66.5 के बीच सर्दी पड़ने लगती है और यहाँ पर गर्मी पड़ने लगती है। जैसे इस समय सर्दी का मौसम धीरे धीरे आ रहा है, तो इस समय सूर्य क्या हो रहा है, 23 सितंबर को सूर्य कहाँ था, विषुवत रेखा पर। 23 सितंबर के बाद सूर्य अब धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध में अब धीरे धीरे सूर्य की किरणें का प्रभाव कम होने लगा और अब सर्दियां पड़ना शुरू हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पर हर 6 महीने पर ऋतुएं बदल जाती हैं। एक बार शीतकाल आता है, फिर ग्रीष्म काल आता है। तो इस क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, यानी ध्रुव तक उत्तर, और 66.5 से 90 डिग्री तक दक्षिण, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां 12 महीने सर्दी पड़ती है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर यहाँ सूर्याभिताप तो मिलता है, लेकिन इतना पर्याप्त सूर्याभिताप नहीं मिलता है कि यहाँ पर गर्मी जैसा कुछ हो। इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। तो यह आपका समझ में आया कि जो कटिबंधों का निर्धारण होता है वह इन्हीं अक्षांश रेखाओं के सहारे किया जाता है। ठीक, तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। 23.5 से 66.5 उत्तर और 23 से 66.5 दक्षिणी अक्षांश क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों का असर होता है। और 66.5 से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिणी, इन अक्षांशों में पूरे वर्ष सर्दी का मौसम होता है, यानी शीतलहर पड़ती है, इसलिए इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। तो यह हो गया आपका कर्क और मकर रेखा, और ये आपके हो गए कटिबंध। तीसरी चीज इसमें क्या आती है, बार बार जैसे उच्च और निम्न अक्षांश, इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। उच्च और निम्न अक्षांश, तो कौन उच्च अक्षांश है और कौन निम्न अक्षांश। ध्रुवों से जैसे जैसे हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो अक्षांशों का मान क्या होता है, कम होता जाता है, और विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो अक्षांशों का मान बढ़ता जाता है। तो जो उच्च और निम्न अक्षांशों का निर्धारण होता है वह 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के सहारे किया जाता है। यानी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के ऊपर का भाग जो है वह उच्च अक्षांश और नीचे का भाग जो है वह निम्न अक्षांश के आता है। लेकिन सामान्य तौर पर इसका इस तरह से विभाजन नहीं होता। सामान्य तौर पर इसका जो विभाजन किया जाता है कभी कभी वह इस 3 तरह से किया जाता है। पहला 0 से 30 डिग्री, दूसरा 30 से 60 डिग्री, और तीसरा जो है वह 60 से 90 डिग्री। 0 से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों, यन से नॉर्थ और एस से साउथ, ठीक ना। उत्तर और दक्षिण 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण, इस अक्षांश को हम बोलते हैं निम्न अक्षांश। ठीक, 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश को हम बोलते हैं निम्न अक्षांश। 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश को उत्तर और दक्षिण,
30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण को हम बोलते हैं मध्यवर्ती अक्षांश। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती अक्षांश। और 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश को हम बोलते हैं उच्च अक्षांश। क्या बोलते हैं हम? उच्च अक्षांश। ठीक, तो उच्च और निम्न और मध्यवर्ती अक्षांशों का निर्धारण भी इस तरह से ग्लोब पर किया जाता है। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के जो अक्षांशीय भाग है उसे हम निम्न अक्षांश कहते हैं। कहा जाता है, बार बार प्रयोग होता है, निम्न अक्षांश शब्दावलियाँ आती है। निम्न अक्षांश में इस तरह से जलवायु कटिबंध पाया जाता है, निम्न अक्षांश में सारी विशेषताएं जलवायु की पाई जाती हैं। तो निम्न अक्षांश है कौन? 0 से 30 डिग्री। और जो मध्यवर्ती अक्षांश है 30 से 60 डिग्री, और जो उच्च अक्षांश है वह 60 से 90 डिग्री होता है। ठीक, अब आगे इसमें और एक चीज़ है, उसको हम बता देते हैं। एक आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा में, अश्व अक्षांश। यह एक प्रकार की वायुदाब पेटी है। ये जो है वायुदाब पेटी है। वायुदाब जैसे हर चीज़ का भार होता है वैसे हवा का भी भार होता है। जब किसी एक निश्चित क्षेत्र में जो है एक समान वायु का दबाव होता है तो संपूर्ण क्षेत्र को जो है एक निश्चित वायुदाब के नाम से नाम दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर जो है कई वायुदाब पेटियों का निर्धारण होता है। विषुवत रेखा के पास विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी है। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री अक्षांश के पास 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर जो है उष्णकटिबंधीय निम्न उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। फिर यहाँ पर आपके 60 से 65 डिग्री अक्षांश के पास जो है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पाई जाती है। ठीक ना, निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। और फिर ध्रुवों पर जो है वह उच्च वायुदाब पेटी पाए। तो हवा का जो भार होता है वह नमी से सीधे सीधे रिलेटेड होता है, लेकिन उसको कभी कभी जो मौसम की दशाएं हैं या पृथ्वी की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति उससे प्रभावित हो जाती है। तो कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, जहाँ अधिक तापमान यानी हवा का फैलना, हवा हल्की होनी चाहिए, लेकिन पृथ्वी पर कहीं कहीं ऐसी दशाएं पाई जाती हैं जहाँ अधिक तापमान के बाद भी हवा भारी होती है। जैसे उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी, जिसे हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। अश्व अक्षांश जो है यह ग्लोब पर 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश का भाग होता है, जिसे हम कहते हैं अश्व अक्षांश। ठीक ना, 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को अश्व अक्षांश या अश्व अक्षांश कहा जाता है। अश्व अक्षांश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है वायुदाब अधिक तापमान होने के बावजूद भी वायुदाब एकदम ज़्यादा होता है, और अधिक वायुदाब और हवा एकदम शून्य होती है, यानी हवा एकदम चलती ही नहीं है। और हवा के न गतिशील होने के कारण जब पुराने ज़माने में पाल वाली नावें चलती थी, हवा से हवा नावें चलती थी, तो उस समय जब व्यापारी अपने बड़े बड़े हवा के जहाज़ों के बेड़ों को लेकर के आते थे तो उस समय वो लोग छोटी छोटी उसके अंदर नाव भी रखते थे। इसके अलावा ढेर सारे घोड़े रखते थे कि जब हमें स्थल पर चलना होगा तो उन घोड़ों के सहारे अपना नाव लगा करके फिर घोड़ों से हम महाद्वीपों पर यात्रा करेंगे। तो जब इन स्थानों पर इस अक्षांश में 30 से 35 डिग्री अक्षांश में जब नाव आती थी तो होता क्या था कि जब हवा एकदम शांत होती थी और वजन ज़्यादा होता था तो नाव डूबने लगती थी। तो लोग क्या करते थे, वहाँ से नाव को हल्का करने के लिए अपने घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इसीलिए इस अक्षांश का नाम जो है पड़ गया अश्व अक्षांश। तो यह एक उच्च वायुदाब की पेटी है जहाँ पर जो है हवा एकदम शांत होती है और वायुदाब अधिक पाया जाता है। ठीक ना, तो वहाँ पर प्रतिचक्रवातीय दशा पाई जाती है और जिसके कारण जो है यहाँ पर इस तरह की दशाएं उत्पन्न हो जाती है। तो यह नाम जो है व्यापारियों द्वारा दिया गया था, इसीलिए हम इसे अश्व अक्षांश कहते हैं। तो ये आपके जो हो गए कुछ आपके अक्षांशों के बारे में सामान्य बातें। एक बार फिर से हम मुझको बता दे रहे हैं, ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की तरफ धरातल के समानांतर खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर और दक्षिण की तरफ
कुल अगर ध्रुवों को छोड़ दिया जाए तो कुल 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं, जिसमें अगर 0 डिग्री को शामिल कर लिया जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होगी। ठीक, ध्रुवों को अक्षांश इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि यह एक रेखा ना होकर के एक बिंदु होता है। ठीक, 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण को निम्न अक्षांश, 30 से 60 डिग्री अक्षांश को मध्यवर्ती अक्षांश और 60 से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को उच्च अक्षांश कहा जाता है। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं और कटिबंधों का निर्धारण जो है तापमान, वायुदाब, वर्षा, ठीक न, सूर्याभिताप, इनके आधार पर किया जाता है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। 66.5 से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शीत कटिबंध कहते हैं। ठीक, इसके अलावा जब किसी अक्षांश पर किसी निश्चित तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं तो वह स्थिति हमारी क्या कहलाती है? विषुव कहलाती है। और यह स्थितियां होती है 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दो ऐसी तिथियां हैं जब सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। यहाँ 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में, ठीक ना, बड़ी रात होती है। यहाँ बड़ा दिन होगा तो यहाँ बड़ी रात होगी, दिन छोटा होगा, और यहाँ बड़ा दिन होगा तो यहाँ बड़ी रात होगी और यहाँ की रात छोटी होती है। तो आप देखते होंगे 21 जून को दिन बड़ा होता है और रात हमारी छोटी होती है। इसी तरह से 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। तो जब इधर सूर्य उत्तरायण होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में शीतलहर का शीतकाल का मौसम होता है और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत। तो ये हो गई आपके अक्षांश। अब इसके बाद हम आते हैं आपके देशांतर। देशांतर क्या होता है? धरातल पर या ग्लोब पर दो अक्षांशों के बीच की जो कोणीय दूरी होती है उसे ही हम कहते हैं देशांतर। ग्लोब पर या धरातल पर किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की जो कोणीय दूरी होती है, जो अंशों में मान होता है, दो अक्षांशों के बीच जो अंशों में मान होता है उसे हम कहते हैं देशांतर। और समान अक्षांशों वाले, समान कोणीय मानों वाले बिंदुओं को जो मिला करके रेखा खींची जाती है उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। दूसरे शब्दों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी गोलाकार है, वृत्ताकार है, तो गोला एक गोले का संपूर्ण अंश 360 अंश होता है, इसलिए एक एक अंश पर कुल 360 देशांतर खींचे जाते हैं। तो कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। और प्रत्येक देशांतर जो है सभी अक्षांशों को काटता है, सभी अक्षांशों को यह काटता है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिला करके जो रेखा खींची जाती है इसे हम कहते हैं देशांतर। इनकी कुल संख्या होती है 360 डिग्री। जिस तरह से दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? कटिबंध। उसी तरह से दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोर कहा जाता है।
दो देशांतरों के बीच के क्षेत्र को गोर कहा जाता है। किसी एक देशांतर को जो है वह 0 डिग्री देशांतर मान लिया जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर जो जिसको माना गया है, उस रेखा का निर्धारण जो है ग्रीनविच, ग्रीनविच एक स्थान है जहां एक वेधशाला भी है, ठीक ना। यहाँ पर शोध कार्य होते हैं और ये ब्रिटिश यानी यूके यूनाइटेड किंगडम में है, ब्रिटेन में पड़ती है एक वेधशाला ग्रीनविच नामक स्थान पर। तो ग्रीनविच पर ही, चूंकि उस समय प्राचीन काल में ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश प्रभुत्व था, तो ग्रीनविच वेधशाला में ही जो कार्यक्रम हुआ था वहीं पर से इसको जो है मान लिया गया। तो वहीं से यह रेखा जो है वह 0 डिग्री देशांतर खींची जाती है, यानी 0 डिग्री देशांतर जो है वह ग्रीनविच वेधशाला से मानी जाती है। 0 डिग्री देशांतर से जो दाहिने यानी पूरब का भाग है इसे पूर्वी देशांतर, और यहीं से इधर पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर से 180 देशांतर आपका पूरब में और 180 देशांतर पश्चिम में होता है। लेकिन आप देखेंगे 180 देशांतर पश्चिम में, 180 देशांतर पूरब में, तो तब दोनों मिलाकर के 360 हो जाते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करिएगा, यहां से हम 180 गिन करके पीछे की तरफ चले गए, 180 गिन करके पीछे चले गए, तो जब जो लास्ट रेखा मिलेगी 180 डिग्री की, तो वह दोनों ओवरलैप करेंगे। यहाँ 180 2 बार काउंट किया जाता है, एक बार पूरब के संदर्भ में और एक बार पश्चिम के संदर्भ में, 2 बार काउंट किया जाता है। तो कुल इनकी संख्या होती है 360 डिग्री। ठीक, हमारा जो समय का निर्धारण होता है वह इन्हीं देशांतर रेखाओं के सहारे किया जाता है। हम जो समय देखते हैं, जो समय अपने घड़ी में मिलाते हैं, या जो भी समय तिथियां गणना होती है, वह इन्हीं देशांतर रेखाओं के सहारे की जाती है। लेट नहीं हो रहा, ठीक है। समय का निर्धारण जो है इन्हीं देशांतर रेखाओं के सहारे किया जाता है। ग्रीनविच रेखा को जो है, ग्रीनविच रेखा पर मान लिया जाता है कि यहाँ पर 12 बजे हैं और यहीं से जो है समय का निर्धारण आगे और पीछे किया जाता है। ग्रीनविच रेखा से जब हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ से समय को बढ़ाया जाता है, और ग्रीनविच रेखा से जब हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ से समय घटाया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा के ही समानांतर जो हमारी समय की रेखा है उसे जो है वहीं पर निर्धारित किया गया है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसे 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे जो है वह माना गया है। तो चूंकि वह रेखा जो है वह सीधे सीधे नहीं जाती, 180 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब पर जैसे यहाँ पर 0 डिग्री सीधी है, 0 डिग्री को छोड़ करके बाकी सभी रेखाएं जो है वह कर्व बनाती हुई है। इसी तरह से जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वह सीधी है, लेकिन हमारी जो समय अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह सीधी नहीं है, बल्कि वह टेढ़ी मेढ़ी बनाई। इसलिए टेढ़ी मेढ़ी बनाई गई है ताकि वह किसी द्वीप या महाद्वीप को टच ना करे। अगर मान लीजिए वह किसी द्वीप या महाद्वीप को टच कर देती है, अगर ऐसे खींच दिया जाए और कोई देश, एक देश हो जो इसके बीच में पड़ जाए, तो जानते हैं क्या स्थिति होगी? एक ही देश के इधर दूसरा समय हो जाएगा और इधर दूसरा समय। इसी से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर के सहारे खींचा गया है। लेकिन जहां पर अगर कोई भी देश या कोई भी महाद्वीप या द्वीप इसमें बीच में पड़े हैं तो वहां से इसको जो है वह टर्न कर दिया गया है। पृथ्वी हम अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक परिक्रमण और एक दूसरा होता है परिभ्रमण। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक परिक्रमण और परिभ्रमण। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है वह इसी के गति पर डिपेंड करता है।
परिक्रमण का संबंध आप परिक्रमा से समझ। परिक्रमा कब होता है? जब किसी के चारों ओर आगमन, जैसे मंदिर की आप परिक्रमा करते हैं, घर की परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी जो है एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की, इसे क्या कहते हैं हम? परिक्रमण कहा जाता है। ठीक है ना? परिभ्रमण, परिक्रमण, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। जब इस तरह की बातें थोड़ा दिमाग में नहीं, प्रेशर नहीं आ रहा, भूल रहे हैं, तो आप परिक्रमण को परिक्रमा से समझिएगा। और यहाँ परिभ्रमण शब्द है, भ्रमण, ठीक ना? भ्रमण और यहाँ क्रमण है। तो परिक्रमण का मतलब परिक्रमा से होता है, यानी जब किसी के चारों ओर आप परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, तो वह परिक्रमा होता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यह गति हमारी क्या कहलाती है? परिक्रमण। और परिक्रमण वह कितने दिनों में पूरा करती है? 365 दिनों में। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है। तो इसकी परिक्रमण अवधि कितनी है? 365 दिनों की। इसके अलावा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ वह अपने ध्रुव पर भी घूमती है, ठीक? और अपने ध्रुवी पर घूमती है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? परिभ्रमण। तो परिभ्रमण की अवधि क्या है? 24 घंटे। पृथ्वी 24 घंटे में अपने धुरी पर एक चक्कर लगा लेती, और अपने इस चक्कर के साथ साथ ये सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। और सूर्य का एक चक्कर लगाने में से कितना समय लगता है? 365 दिन का, ठीक? तो सूर्य का चक्कर ये 365 दिन में लगाती है और अपनी धुरी पर घूमती है 24 घंटे में। अपने धुरी पर घूमती है तब क्या स्थिति होती है? रात और दिन। पूछता है एग्जाम में, पृथ्वी के किस गति के कारण रात और दिन होते हैं? तो परिभ्रमण गति के कारण रात और दिन होते। जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन कब होता है? जलवायु में परिवर्तन कब? जैसे सर्दी गर्मी का मौसम कब क्यों आता है? तो वह किस गति के आता है कारण? परिक्रमण के कारण आता है, ठीक ना? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है तो यह स्थिति कहलाती है परिक्रमण, जिसके कारण हमारी जलवायु में बदलती है, ऋतुएं बदलती हैं, ठीक? और पृथ्वी जब अपने ध्रुव पर घूमती है तो रात और दिन होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होती है तो इस समय दो स्थितियां होती हैं इसकी। अभी हम समय को इसको आगे बता दें। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है तो दो स्थितियां होती हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, उपसौर और अपसौर। पृथ्वी जब अपने धुरी के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो इसकी दो कंडीशन होती हैं, उपसौर और अपसौर की। मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी इसके दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर जो है वह परिभ्रमण कर रही है। जब दीर्घ वृत्ताकार मार्ग बनता है तो आप देख रहे होंगे दो कंडीशन इसमें बन रहे हैं। चूंकि मार्ग दीर्घ वृत्ता तो एक अंडे के आकार का हो जाता है, तो अंडाकार आकार में एक भाग देखेंगे दूर हटता रहेगा और एक भाग उसका थोड़ा सा नजदीक रहेगा। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसकी दो स्थितियां हो जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है जब यह पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है, और एक ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। तो नजदीक और दूर की स्थिति को उपसौर और अपसौर कहा जाता है। और स्थितियां होती हैं आपकी 3 जनवरी और 4 जुलाई को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है और यह दूरी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14.7 करोड़ किलोमीटर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। यह स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। और इसी 3 जनवरी की स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है कब? सबसे अधिक, वह स्थिति होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी होती है, जिसे हम कहते हैं अपसौर। और यह स्थिति आती है इस समय पृथ्वी सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। दोनों को जोड़ लीजिए 9 और उसमें आप 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 1 कम 2, ये 9 है, 2 चौको 8, ठीक ना? और ये 9 हो गया, इधर 19
तो 2 9 18 2 5 10, तो 14.95 करोड़ किलोमीटर। यह दूरी क्या कहलाती है? औसत दूरी। यह दूरी हमारी क्या कहलाती है? औसत दूरी। जिसे पूछा जाता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या है, तो अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी का औसत यानी उसका आधा। तो अधिकतम दूरी क्या है? 15.2 करोड़ किलोमीटर और न्यूनतम दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर। यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक में होती है और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर में होती है। तो 3 जनवरी की स्थिति को हम कहते हैं उपसौर और 4 जुलाई की स्थिति को हम कहते हैं अपसौर। ठीक, तो इसकी कुल औसत दूरी हो जाती है 14.95 किलोमीटर।